Good evening, students. So today we are talking about our next topic, and next topic है अपना factor affecting the rate of reactions. Last time हम लोगों ने rate of reactions के बारे में पढ़ा था, and उससे related कुछ numericals के बारे में पढ़ा था. Now we are talking about factor affecting the rate of reactions. तो आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है factor affecting the rate of reactions. रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड कर सकते हैं, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट फैक्टर जो है बच्चों वो है अपना कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट. तो पहला जो फैक्टर रहेगा वो आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे. दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. रेट ऑफ रिएक्शंस को टेम्परेचर आपका कैसे इफेक्टेड करता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. और थर्ड जो फैक्टर है वो है कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे फास्ट करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट अस टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट. तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के इफेक्ट की बात करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इस फैक्टर को स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था इक्विलिब्रिया, और इक्विलिब्रिया के अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शंस. ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शंस के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि एक थ्योरेटिकल लॉ है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं है. तो पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की. तो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल लॉ होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं है, थ्योरेटिकल लॉ है. ओके, थ्योरेटिकल है ये. तो लेट अस टेक एनी जनरल रिएक्शन A प्लस A, यानी कि A नाम का रिएक्टेंट A नाम के साथ रिएक्टेंट के साथ ट्रीट करता है और आपका क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है. यहाँ पे मैंने जनरली इक्विलिब्रियम को दिखाया है क्योंकि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमने बोला था कि यदि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और आप टेम्परेचर को, प्रेशर को या कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या कर लेता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है जिस डायरेक्शन में उस इंक्रीज या डिक्रीज के इफेक्ट को क्या किया जा सके, अंडो किया जा सके, कम किया जा सके. ओके, उसको हम क्या बोलते थे, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते थे. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये अपना रिएक्टेंट है और ये अपना प्रोडक्ट है. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बिल्कुल क्लियरली पढ़ा था, यदि मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूं तो अपना जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड में शिफ्ट कर जाता है, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है, यानी कि फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट कर जाता है. और यदि हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम आपका किस साइड में शिफ्ट कर जाता है, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट कर जाता है. तो सिंपली वी कैन से यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड साइड है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड की मैं बात करूं तो मैं जितना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा इक्विलिब्रियम मेरा उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड साइड में जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड साइड के वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, वो ए की कॉन्सेंट्रेशन एंड ए की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है. ओके, तो यदि मैं लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट. इसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई. Let us consider this one is the equation number first. Okay, now यदि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो सेकंड हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन is also the directly proportional to the concentration of A. तो this one is the equation number 2. तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल वी गेट. तो हम क्या गेट करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं रेट
ऑफ रिएक्शन जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कॉन्सेंट्रेशन गुणा में ए की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये हमारा मैथ्स का एक बेसिक रूल है, यदि आपका बेस इक्वल हो तो जो पावर होती है वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम के लिख सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस दैट वुड बी इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो यदि मैं इस इक्वेशन के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड ए यहां पे क्या है, रिएक्टेंट। तो ए की कंसंट्रेशन को आप जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे अपन लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं विद इंक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये लिख लीजिए आप लोग फर्स्ट पहले और देख लीजिए इसमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो। तो अभी देखिए विद द हेल्प ऑफ दैट, इसकी हेल्प से हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों को क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज बी इक्वल टू multiplications of the concentrations of the reactant each raised power their stoichiometric coefficient। तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपका A है, यहाँ पे रिएक्टेंट आपका A है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लाई यानी कि A की मल्टीप्लाई विद A, इसका भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पावर में हम क्या कर देंगे, 1 एंड 1 कर देंगे। ओके, तो हाउ कैन यू डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों क्या रहेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, तो हाउ कैन यू डिफाइन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised power their stoichiometric coefficient। तो जो भी उनका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको क्या कर दीजिए, पावर में कर दीजिए, each raised power their stoichiometric coefficient। तो ये है बच्चों आपकी रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई, और जो भी रिएक्टेंट दिए गए हैं उनका जो भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उस स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप क्या कर दीजिए, उसकी पावर में कर दीजिए। लेट अस टेक द एग्जांपल, जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा ए नाम का कोई रिएक्टेंट है, ये 2B नाम के रिएक्टेंट के साथ ट्रीट करता है और आपका क्या करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है। ओके, तो आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको क्या निकालना है भाई, यहाँ पे आप लोगों को निकाल दिया रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन।
तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेकआउट कीजिए, यहां पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम यहाँ पे बोलेंगे इसको रेट कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट द एक्सपेरिमेंटल लॉ, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है भाई। तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपका ए है, यहाँ पे रिएक्टेंट आपका बी है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लाई, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में बी की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए का जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है वो है आपका 1, तो ए की पावर में हो जाएगा 1, और बी का जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 2, तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा 2। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस। अभी पहले ही मैं बोल चुका हूं, ये लॉ जो आपका है ये थ्योरेटिकल लॉ है, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल लॉ, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसके थ्रू नहीं लिखते, एक्सपेरिमेंटल लॉ, तो इसके थ्रू हम नहीं लिखते। तो जिस लॉ के थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो वो जो है वो है भी आपका रेट लॉ, यानी कि यहाँ पे जो आपका मेन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वो है आपका रेट लॉ। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक विच इज कॉल्ड रेट लॉ। ओके, तो हम रेट लॉ के बारे में अब बात करेंगे। तो देखिए भाई रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ। तो रेट लॉ को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये सिंपल समझाने के लिए आप लोगों को। मान लीजिए ये आपके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, ओके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, लेट अस कंसीडर ये आपके 50 मॉलिक्यूल है, ओके। तो जरूरी नहीं है ये 50 के 50 मॉलिक्यूल आपके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिस एनर्जी को गेन करके उनके बीच में कोलिजन जो हो रहा है वो इफेक्टिव हो जाए। तो सिंपली आप लोगों को बात याद रखनी है कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है दैट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होना चाहिए। यदि वो कोलिजन जिन मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव होगा वही आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये जो आपको 50 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन 50 मॉलिक्यूल में से मे भी 50 के 50 मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन और मे नॉट बी। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा जो वो इफेक्टिव होगा। हो सकता है उन सबके बीच में जो कोलिजन वो इफेक्टिव हो जाए, हो सकता है ना भी हो। इसलिए रेट लॉ कहता है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखते हैं तो जो आपने पावर में स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट किया था वो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट में और में नॉट भी, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों को बोलता है कि स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में होगा ही, बट रेट लॉ आप लोगों को क्या बोलता है, रेट लॉ आप लोगों को बोलता है कि पावर में स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे अभी हम रेट लॉ को, तो रेट लॉ को देखिए बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, इज इक्वल टू multiplications of the concentration of reactant, multiplication of the concentration of reactant, जो भी आपका रिएक्टेंट दिया गया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लाई, each raised power, each raised power में और में नॉट बी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो आपका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में हो भी सकता है और वो पावर में नहीं भी हो सकता। में और में नॉट बी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस वन इज द रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ ने सिंपल ये पॉइंट बोला है कि
कि स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका पावर में हो भी सकता है और मे नॉट बी, पावर में नहीं भी हो सकता। ओके, लेट अस टेक द जनरल रिएक्शंस। जैसे मैंने एक जनरल रिएक्शंस ली, उसके ऊपर हमने रेट लॉ अप्लाई करना है। जनरल रिएक्शंस नॉर्मली मैंने बोल दिया ए नाम का रिएक्टेंट बी नाम के रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और आप लोगों का कोई प्रोडक्ट बनाता है। ओके, तो आप लोगों को बताना है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के अनुसार इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार दैट इज इक्वल टू के। हियर इज द K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, इज इक्वल टू A की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में B की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी पावर में हम अल्फा एंड बीटा लिखेंगे। अब ये अल्फा बीटा A और B हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे अल्फा बीटा में और में नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ओके, तो इसको देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए भैया,